का जो स्पीड है, उसकी जो पेस है थोड़ा धीमा होता है पोटेशियम के कंपैरिजन में। फिर हम आ जाते हैं कैल्शियम पर। तो कैल्शियम नॉर्मली रिएक्ट करता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से भड़क जाएगा, बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करेगा, नहीं, नॉर्मली। फिर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्ट ही नहीं करता। मैग्नीशियम का क्या है, एक मिनट क्या पूछ रहे हैं अरे अभी देख रहा हूँ। तो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम वो ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता, वो गर्म पानी से रिएक्ट करेगा। अच्छा, गर्म पानी से अगर वो रिएक्ट करेगा तो वो बना देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इतना गर्म अगर कर दिया कि उसको स्टीम बना दिया, तो वो स्टीम से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, हमने क्या क्या देखा अभी तक, पोटेशियम के बाद में सोडियम के बाद में कैल्शियम के बाद में मैग्नीशियम, ये देखा हमने। आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल था एल्यूमिनियम का, कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम भी मतलब अब ठंडे पानी वाले ख़त्म हुए, गर्म पानी वाले भी ख़त्म हुए। एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये दोनों के दोनों ना स्टीम से ही रिएक्ट करेंगे। तो एल्यूमिनियम H2O है अपनी गैसियस फॉर्म में, यानी कि स्टीम। ये एल्यूमिनियम जब इससे रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने पर ये बनाएगा Al2O3 प्लस 3H2। ये क्या बनाएगा, Al2O3 प्लस 3H2, ये बनाएगा। उसके बाद देखिएगा, फिर हम बात करते हैं जिंक की। तो जिंक भी यही काम करेगा। जिंक ऑक्साइड ZnO बनाएगा और H2। बैलेंसिंग करते रहना, वैसे बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है इस वाले में। उसके बाद ये है, ये जो आयरन है ना, इस आयरन के साथ ये प्रॉब्लम है, गर्म पानी से तो करेगा ही नहीं रिएक्ट, स्टीम से भी नहीं करेगा। मतलब इसको कुछ ज़्यादा ही हीट चाहिए। ज़्यादा हीट का मतलब क्या है कि एक तो इसको जो पानी है वो भी अपनी एक्सट्रीम हीटेड फॉर्म में चाहिए, यानी कि स्टीम की फॉर्म में चाहिए। दूसरा, इसको खुद भी गर्म करना पड़ता है, और इतना गर्म कि ये रेड हॉट हो जाए, इतना गर्म। तो यहाँ देखिएगा, रेड हॉट आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। तो हमेशा याद रखिएगा, जो हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं ना, उसमें हमारा जो ऑक्साइड बनेगा वो Fe2O3 ना बनकर Fe3O4 बनेगा। देखिएगा, जो हमने रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन करा है उसमें भी Fe3O4 ही बन रहा है, Fe2O3 नहीं बन रहा है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, Fe3O4 ही बनेगा। ठीक। अब देखो, यहाँ पर है कि Fe, यहाँ आपको कंडीशन लिखनी होगी भाई, रेड हॉट, बहुत गर्म होगा, और H2O किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, अगेन स्टीम की फॉर्म में ये होगा। ये सेकंड फॉर्म में लिखा ना। हाँ, मतलब देखिए, इसको देख कर ना आपके दिमाग में एकदम से कंफ्यूजन ही आएगा, ये Fe3O4 तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। क्या ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 है जो Fe के साथ लिखी जा रही है? क्या आयरन की वैलेंसी 4 है? तो कार्बन की होती है, धोखा हो गया हमारे साथ। Fe की तो 4 होती ही नहीं, Fe की तो 2 होती है। तो हमने ये कहा कि भाई ये आपको सीधा ये इसी तरीके से आपको बस याद रखना है, ठीक है ना, इसको याद रखना है बस इसी तरीके से। हेलो जी, बढ़िया। मेरी ना क्लास चल रही थी, मैं फ्री होकर करता हूँ भैया, है ना? हाँ, करता हूँ। अच्छा, तो ये हो गया Fe3O4 प्लस H2 ये हो गया। अच्छा, इसके बाद ये समझ में आ गया। तो इसके बाद अगला देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? ऑनलाइन वाले बता दें, अपूर्व, आयुष्मान, हंसुल, वंश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बेहद आसान वाला है। देखिए, क्या मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन।
मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये मिलेगा। अब क्या कर सकते हैं भाई इसमें हम, कि जैसे एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम का मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया, तो सोडियम में हमें क्या देखना है कि सोडियम का आप किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करा लीजिए। तो सोडियम का जब डाइल्यूट एसिड के साथ कराएंगे तो हमारा फेवरेट जो डाइल्यूट एसिड है वो क्या है, HCl। हम HCl से ही स्टार्टिंग करते हैं, किसी की HCl से करा दो रिएक्शन, और फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप सब ने कराई है। हाइड्रोजन ये कॉपर से एक कदम जो है वो नीचे होता है ना। तो हम ये कहेंगे कि सोडियम है तो हाइड्रोजन को बड़े आराम से डिस्प्लेस कर देगा, रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊपर है, ठीक है। तो क्या होगा, इसने इसको डिस्प्लेस करा तो क्या बन गया, NaCl, और H अलग कर दिया, लेकिन H अकेला नहीं जाएगा, हमेशा डाइएटमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, हो गया रिएक्शन, सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही आप मैग्नीशियम का देखो, तो मैग्नीशियम का जब रिएक्शन देखेंगे तो मैग्नीशियम प्लस HCl, तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्लोरीन के साथ जाएगा तो बेटा वो बनाएगा MgCl2। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की 1, तो 1 यहाँ आ गई और 2 इधर चली गई, और इसने भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा तो H2 डिस्प्लेस होकर मतलब अलग होकर ऐसे आ गया, क्लियर? हाँ, उसके बाद देखिएगा, अब बात करते हैं हम एल्यूमिनियम मेटल की। तो एल्यूमिनियम मेटल भी इसी तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है। एल्यूमिनियम मेटल जो है ना, एल्यूमिनियम मेटल को आपने ऐसे ही रख दिया, तो एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर ना एक ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक। तो जब उसको किसी भी डाइल्यूट एसिड में डालेंगे हम एल्यूमिनियम को, तो पहले क्या होगा, वो जो डाइल्यूट एसिड है पहले वो उसकी ऑक्साइड लेयर को धीरे 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 करके हटा देगा उसके ऊपर से। जब हटाएगा तो नीचे से फ्रेश एल्यूमिनियम निकल कर आएगी, और जब फ्रेश एल्यूमिनियम डायरेक्टली एक्सपोज होगी उस एसिड के सामने, तब वो एसिड उसके साथ रिएक्ट करेगा, और बिल्कुल इसी तरीके से कि एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, AlCl3 बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। यही लिखा हुआ है, देखिएगा, एल्यूमिनियम मेटल एट फर्स्ट रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ टफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स surface. But when the thin outer oxide layer gets dissolved in acid, then fresh aluminum metal is exposed, which reacts rapidly with dilute HCl. ठीक, तो बस इतना याद रखना कि एल्यूमिनियम की पहले जो ऊपर एक ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट होती है, पहले वो ऑक्साइड लेयर रिमूव होगी, उसके रिमूव होने के बाद में फिर एल्यूमिनियम डायरेक्टली रिएक्ट करेगा उस एसिड से, ठीक है। तो रिएक्शन हुई है Al प्लस HCl, तो इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा तो क्या बन गया, AlCl3 प्लस H2 गैस, ठीक है। आगे देखिएगा, हाँ जी बोलिए। किससे दोबारा बोलो? अच्छा, सैंड पेपर से, हाँ हट जाएगी, लेकिन उससे ना क्या होगा, उससे एल्यूमिनियम की भी एक लेयर हट सकती है ना, क्योंकि वो टफ बहुत होता है, तो वो उसको हटा देगा। अब जरा देखिएगा, जिंक मेटल की बात अगर हम करेंगे तो जिंक भी इसके साथ इसी तरीके से रिएक्शन करेगा कि जिंक प्लस HCl, तो क्या बनेगा, ZnCl2। यहाँ पे सर डाइल्यूट एसिड क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्ट ही नहीं करता किसी के साथ। हमने जितने भी एसिड्स बेसिस में जो भी रिएक्शंस हमने करे हैं, तो एसिड्स सारे डाइल्यूट एसिड, क्योंकि एसिड्स शो देयर प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसलिए उसका डाइल्यूट होना बहुत ज़रूरी है। कंसनट्रेटेड एसिड तो हमारा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अगर उसमें ज़रा सा पानी मिल गया तो फिर तो हो गया काम। चलिए जी, अब बात करेंगे आयरन मेटल की। तो आयरन जो है, आयरन रिएक्ट्स स्लोली विद कोल्ड डाइल्यूट HCl एसिड टू गिव आयरन सेकंड क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। थोड़ा धीमा रिएक्शन होता है ये, और कुछ नहीं, बाकी प्रोसीजर वही सेम है। Fe प्लस HCl, तो हाइड्रोजन इसने डिस्प्लेस करा, क्या बन गया, FeCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने यहाँ पर बात करी ना, यहाँ पर हमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड और HCl की रिएक्शन देखनी नहीं है। रीज़न क्या है कि एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर जम जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, हमें बस एक लाइन लिख देनी है वहाँ पर कि सबसे पहले जो HCl है वो उस लेयर को रिमूव कर देता है, और जब वो उसको रिमूव कर देता है तब उसके बाद फिर एल्यूमिनियम बचा सिर्फ, ठीक है, और फिर वो एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता। हाँ जी, इसी तरीके से आप पेज नंबर 12 पर आ जाइए। पेज नंबर 12 पर है आपका कॉपर मेटल। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एसिड। कॉपर रिएक्ट ही नहीं करता, बता दो क्यों? हाइड्रोजन जो है वो कॉपर से एक प्लेस ऊपर बैठा रहता है, ठीक है ना।
तो कॉपर उससे कम रिएक्टिव है, इस वजह से उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता, दैट्स व्हाई नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। उसके बाद देखिएगा कॉपर एंड सिल्वर आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई दे डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, इस वजह से वो डाइल्यूट एसिड्स में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ही नहीं पाते। ठीक है जी, चले आगे। हाँ चलिए जी, उसके बाद आप देखिएगा लेट अस सी द रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद H2SO4। तो अब आपको मैं बस पहला लिख कर बता रहा हूँ, बाकी सारे आप अपने आप देखते रहना। जब मैंने HCl के साथ रिएक्शन कराया है तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, और यहाँ पर तो नो रिएक्शन, ये हो गया। तो ऐसे ही अगर मैं H2SO4 के साथ सबके रिएक्शन कराऊंगा तो सबके सल्फेट्स बनेंगे। जैसे आप पहला एग्जाम्पल देखें Na+H2SO4, इससे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा तो उनका क्या हो गया Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंसिंग करते हैं ना अपने आप। मैग्नीशियम के केस में MgSO4, एल्यूमिनियम के केस में Al2SO4 होल थ्राइस, तो ये सारा कुछ। उसके बाद देखिएगा मतलब सारे के सारे सल्फेट्स भी सारे के सारे सल्फेट्स बनेंगे अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये 5-6 जो रिएक्शंस दे रखी हैं देख लेंगे अपने आप, समझ जाएंगे ना। आगे चलता हूँ मैं। उसके बाद देखेंगे, फिर बात करते हैं भाई एक एसिड और रह गया, मिनरल एसिड, नाइट्रिक एसिड, उसकी बात कर लेते हैं। तो व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड। अच्छा, as soon as the hydrogen gas is formed in the reaction between a metal and dilute nitric acid, the nitric acid oxidizes this hydrogen to water। तो क्या होता है कि जो नाइट्रिक एसिड है, when a metal reacts with dilute nitric acid then hydrogen gas is not evolved, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। एक्चुअल में होता क्या है, as soon as the hydrogen gas is formed, हाइड्रोजन गैस बनेगी तो सही, लेकिन जैसे ही बनती है वो क्या करती है कि वहाँ पर क्या होता है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो इस हाइड्रोजन को, क्योंकि नाइट्रिक एसिड में थोड़ा सा ऑक्सीजन होता है एक्स्ट्रा, और वो जो ऑक्सीजन है वो उस हाइड्रोजन के साथ में जुड़कर वाटर बना देता है, तो इस वजह से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो पाती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा। तो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाउएवर रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज मेटल्स। तो यहाँ मुझे केवल 2 रिएक्शन करने हैं, एक मैग्नीशियम का और एक मैंगनीज मेटल का, बस। उसके अलावा और कोई सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, ये कुछ नहीं देखना, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस HNO3 और यहाँ पर लिखेंगे वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट। तो जब इनका रिएक्शन होगा मैग्नीशियम और HNO3 का, तो क्या होगा, MgNO3 प्लस H2, ठीक है। इसी तरीके से Mn प्लस HNO3 तो क्या होगा, MnNO3 प्लस H2। नहीं, ये तो नॉर्मली निकलेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास आप कंटेंट कितना ले रहे हो, वो डिपेंड करेगा। मान लीजिए मैंने 1 ग्राम ये ले लिया और मैंने 3 ग्राम ये ले लिया, वो डिपेंड करता है। मतलब हमेशा जब भी कभी हम रिएक्शन कराते हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्पेसिफिकेशंस को फॉलो ना करें। स्पेसिफिकेशंस होती हैं लैब में कि आपको इतना ग्राम ये लेना है, इतना ग्राम ये लेना है। ये नहीं होना चाहिए कि एसिड तो बहुत सारा है, बेटर आप जहाँ से ले लो या ले ही नहीं लो, ठीक है। तो वो उनकी स्पेसिफिकेशंस पर डिपेंड करता है कितना हाइड्रोजन निकलेगा, कितना बाकी दूसरा सॉल्ट निकलेगा। हाँ जी, इसके बाद जरा देखिएगा पेज नंबर 30 पर लिखा हुआ है, 13 पर सॉरी, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स तो वही है जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस, लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। चलिए जी, अगला आप क्वेश्चंस देखिए, 2-3 क्वेश्चंस मेंशन हैं। पहला है व्हाट इज एक्वारिजिया। एक्वारिजिया जानते हैं क्या होता है, क्या होता है? HNO3 और HCl का मिक्सचर। हाँ, कैसा मिक्सचर? मिक्सचर तो होता है, रेशो बताओ। सर 3 क्या? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 पार्ट, HNO3 का 1 पार्ट। देखिए, एक्वारिजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part of concentrated nitric acid and 3 parts of concentrated। ये वही है ना जिसके अंदर जिसके ऊपर से मतलब रेयर निकालने के लिए यूज होता है। हाँ, उसके अंदर मतलब मुश्किल से मुश्किल जो मेटल है वो भी पिघलाया जा सकता है। तो 3 parts इसमें होता है, 1 part of concentrated nitric acid
मतलब वन पार्ट का मतलब क्या है कि अगर आप HNO3 को 1 मिलीलीटर ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको HCl 3 मिलीलीटर लेना होगा। क्या कुछ नहीं सर, ये क्या था? गलती हो गया सर। यहाँ बैठे हुए थम्सअप हम सब नहीं था। तो थम्सअप भी तो वो लाइक का क्या होता है? लाइक का नहीं मतलब सर, क्या होता है? सर देखो सर नोटिफिकेशन में लाइक दिखाता है, हाँ। वो आप कॉल पे कुछ और दिखाता है जो इसने रिएक्ट किया होगा। हाँ, तो उसमें उसका रिएक्शन ही तो, अरे एक मिनट ये हटा दिया इसने, है ना? अब आ गया अननोन। ये अननोन कौन है भाई? इसमें तो अननोन लिखा हुआ है। तो सर ऐसे लिख दिया, जल्दी जल्दी अकाउंट बनाना है। हाँ, ये वो वाला स्माइली था जिसमें बड़ा हमको आश्चर्यजनक, है ना, वो मुंह बन जाता है ना गोल, वो वाला स्माइली आ गया कि अच्छा। सर अभी अभी तो 4:15 बजने में टाइम हुआ। सर हो गया या कुछ टाइमर वाइमर लगा कर आते हो क्या? तो एक्वारीजिया में क्या होता है कि 1 ml HNO3 ले लो और 3 ml HCl ले लो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं मेरे को तो 1 ml ही चाहिए। अगर 2 ml ले लिया तो 2 3 6 चाहिए यहाँ पर। अगर 10 ml ले लिया तो 2 3 30 ml चाहिए यहाँ पर। तो इस तरीके से ये रेशो होता है 1:3 का। बेटा 1 मिनट वेट करें, अभी आ रहा। इसमें से निकलो ना, वापस बाहर निकलो। ये जो ज्वाइन कर रहा है इसको हटाओ ना। कौन? अच्छा करा नहीं है, ज़्यादा स्मार्ट हो। इसके फोन नहीं, ज़्यादा स्मार्ट हो सर गया। इसके फोन कोई बात नहीं, आप तीनों में से कोई भी ज़्यादा स्मार्ट हो गया। सर ये एसी का फोन खुला है। दिमाग ज़्यादा खराब हो गया है क्या? ओके या मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो? हम्म? अभी बोनापार्ट का बोनापार्ट ही बना दूंगा और जो बनना चाहता है उसका बना दूंगा। समझ में आ गया? तो जरा तमीज में बैठा रहा करो। कल भी समझाया था, आज दोबारा समझा रहा हूँ। और दिमाग ज़्यादा खराब वेदांत तुम्हारा ही है, प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है। सर ये मैं आइडिया मेरा नहीं था। मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ को समझ लो अच्छे तरीके से। देखिए फिर एक्वारीजिया यूज़ किस लिए करा जाता है? एक्वारीजिया कैन डिसॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल्स। तो एक्वारीजिया जो है गोल्ड और प्लेटिनम मेटल्स तक को डिसॉल्व कर देता है, ठीक है, पिघला देता है मतलब, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलोन कैन नॉट डिसॉल्व गोल्ड और प्लेटिनम मेटल्स। तो ये क्या है कि ये अगर अकेले की बात करी जाए, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की बात करी जाए, तो वो अकेला आप कहें कि नहीं ये तो 1 ml + 3 ml टोटल 4 ml हो गया, तो नहीं मैं तो 4 ml HCl ही लूँगा, उसको डाल दो गोल्ड में, कुछ नहीं बिगड़ेगा गोल्ड का, ठीक है। आप 4 ml HNO3 ले लो, गोल्ड को वो नहीं पिघला पाएगा, थोड़ा बहुत डैमेज तो कर देगा क्योंकि काफ़ी डेंजरस होता है ये, थोड़ा बहुत डैमेज तो कर देगा लेकिन ज़्यादा कोई फ़र्क उस पर पड़ नहीं पाएगा।
लेकिन अगर इसका 1 ml और इसका 3 ml ले लिया आपने तो फिर वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन तैयार हो गया, और वो जो कॉम्बिनेशन है वो गोल्ड को, प्लेटिनम को, इनको डिजोल्व कर सकता है, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग होता है एक्वारिजियम। उसके बाद देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन कॉपर एंड सोडियम विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, एक्सप्लेन विद रीजंस। अब सुन लीजिएगा, आंसर इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ देना, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि कॉपर और सोडियम के बीच में कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, आपको वो रीज़न के साथ में बताना है। तो आप कोई 2 रीज़न लिख देना, और वो 2 रीज़न जो हैं वो होने चाहिए मेटल की प्रॉपर्टीज़ में से, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ किसकी है, मेटल की। हम ये कहते हैं कॉपर और सोडियम दोनों ही मेटल है, तो आप ये मत कह देना कि सोडियम जो है ना वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर लाई करता है, इस वजह से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये मत कहना। रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई है। आपको रीज़न में क्या लिखना है, पहला प्रॉपर्टी हमने क्या देखी मेटल की, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो आप ये कहेंगे कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से सोडियम बहुत तेज़ी से एकदम इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, और इंस्टेंटली रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, जबकि कॉपर उतनी तेज़ी से रिएक्ट नहीं करता, खत्म, समझ गए ना। आप ये कहेंगे जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसके लिए आप लिखेंगे ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ में, और ऑक्साइड बना देता है, सोडियम ऑक्साइड। कॉपर उतनी तेज़ी से रिएक्ट नहीं करता, तो आप ये चीज़ बता देंगे, पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न, अब आ जाइए, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, रिएक्शन विद वाटर। तो वाटर में आप क्या कहेंगे कि जो सोडियम है वो तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, वो तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है, और तब जाकर जो है वो क्या बना देता है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। और जो कॉपर है, कॉपर वो कोल्ड से रिएक्ट नहीं करता, वो तो गर्म से रिएक्ट करता है, समझ गए। आप बस ये बता देंगे कि वो वायलेंटली रिएक्ट करता है और वो गर्म उससे रिएक्ट करता है, गर्म पानी से रिएक्ट करता है। तो ये चीज़ आप बता देंगे, बस ये 2 रीज़न हो गए, सफिशिएंट है। रिएक्टिविटी सीरीज मेंशन मत करना। देखिएगा, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इजीली टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इजीली, खत्म। ऑक्सीजन वाली पहली प्रॉपर्टी कि वो आसानी से रिएक्ट कर जाता है, वो आसानी से रिएक्ट नहीं करता। तो जो आसानी से कर जाता है वो ज़्यादा रिएक्टिव, जो मुश्किल से करता है कम रिएक्टिव। अगला देखिए, पेज नंबर 14 पर अगला रीज़न है। अगला क्या है कि सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। कॉपर तो स्टीम तक से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो नहीं करता है तो वो कम रिएक्टिव है, वो करता है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। इन्होंने तीसरा भी लिखा हुआ है, इन्होंने HCl वाला भी प्रॉपर्टी उसमें डाल दिया कि सोडियम रिएक्ट्स रैपिडली विद HCl, वो रैपिडली करता है, वो स्लोली करता है, बस। तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ हुई। रिएक्शन ऑफ मेटल्स वाली जो है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन है हमारे पास। अगला ये देख लीजिए, और इसमें आप देखेंगे कि ये जो रिएक्शंस हैं ये सारे के सारे डबल डिस्प्लेसमेंट वाले हैं। कैसे, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी प्लस मेटल ए इज इक्वल टू सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। तो एक का एनायन दूसरे के कैटायन से जुड़ जाता है, दूसरे का एनायन पहले के कैटायन से जुड़ जाता है, बस इतना होता है इसमें। एग्जांपल देखिए, ये मिटा रहा हूँ मैं, अभी बता रहा हूँ बेटा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, लास्ट वाले क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि सोडियम और कॉपर में, बिटवीन कॉपर एंड सोडियम विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, एक्सप्लेन विद रीजन। तो हमने अभी तक 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, एक तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, दूसरा पढ़ा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, और तीसरा पढ़ा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, ये पढ़ा है। तो जब वो बात कर रहे हैं हमसे कि सोडियम में और कॉपर में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर लाई करता है सोडियम तो वो ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, हमें तो पता है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन आप क्या लिखेंगे कि सोडियम में और कॉपर में ज़्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम, पहली चीज़ तो आप ये मेंशन करेंगे। अब लिखेंगे आप रीज़न। पहला रीज़न कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ रैपिडली रिएक्ट करता है और सोडियम ऑक्साइड बना देता है, जबकि कॉपर जो है वो स्लोली रिएक्ट करता है, पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा, तो जब जो रैपिडली रिएक्ट करता है ज़्यादा रिएक्टिव है, जो स्लोली रिएक्ट करता है वो कम रिएक्टिव है। दूसरा रीज़न कि सोडियम वाटर के साथ में वायलेंटली रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, और जो कॉपर है, कॉपर वाटर क्या वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक। ऐसे ही तीसरा है वो हम डाइल्यूट एसिड्स वाला लेंगे कि सोडियम जो है डाइल्यूट एसिड्स के साथ रैपिडली रिएक्ट करता है और कॉपर जो है स्लोली रिएक्ट करता है, खत्म। बताइए, समझ में आ गया अंशुल? ठीक है। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट जो है हमारा, हाँ जी,
रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो इसमें आप ये देखिएगा, इसमें सीधा सीधा डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ और एक का एनायन दूसरे के कैटायन के साथ। देखिएगा यहाँ पर है हमारे पास कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। ये है मेटल का सॉल्ट, ये जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जरा जिंक बताओ कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है? तो क्या बन जाएगा SO4, और अलग क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में गलत बोल गया, सॉरी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद अगला देखिएगा, फिर कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवाया जा रहा है किसके साथ में, आयरन के साथ में। तो कॉपर सल्फेट को लिया और अब इसका रिएक्शन आयरन के साथ करा दिया। तो ये क्या हो गया, FeSO4 प्लस कॉपर। वैसे सर Fe को 3 भी ले सकते हैं ना? दोबारा बोलो। Fe को फेरिक ले सकते हैं ना सर? Fe को फेरस बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसकी वैलेंसी ना 2 है। फेरिक जो होता है उसकी वैलेंसी 3 होती है। ये सर वही पूछ रहा हूँ, फेरिक ले सकते हैं? नहीं, फेरिक नहीं लेंगे, फेरिक नहीं लेंगे, फेरस ही करेगा इसके साथ। अच्छा अच्छा, उसके बाद मैं देखता हूँ एक रिएक्शन और, देखिए नेक्स्ट पेज पर है AgNO3 प्लस कॉपर। नहीं करेगा, सिल्वर तो कॉपर के नीचे लाई करते हैं ना, कर जाएगा। ये बनेगा CuNO3 होल ट्वाइस, CuNO3 होल ट्वाइस, और Ag अलग हो जाएगा। ठीक है, इतना करिए। और इसके बाद जो आपका और है तुम्हारा, मैं बताता हूँ डाउट जरा एक मिनट। ये तुमने मेरे को ना अभी ट्यूसडे को भी कुछ भेजा था, एक तो ये वाला है और एक ही अभी एग्जांपल भेजा। कौन सा वाला बताना है? सर वो अभी हो गए, अभी जो भेजा है देख लीजिए। एक क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अच्छा, ये कोई टेबल दे रखी है क्या आपको? ये सर जी वो एनसीईआरटी में दे रखी थी पहले, तो वो भेजो आपको। चलिए भेज दीजिए। ओके सर। पर उस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी समझ में नहीं आया, वो टेम्परेचर से रिलेटेड। अभी देखते हैं, मैं एक क्वेश्चन ना ग्रुप पर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन ग्रुप पर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, मैं उसको टाइप नहीं करूँ। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। मैंने ग्रुप पर एक क्वेश्चन भेजा है NCERT में, इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल 12.5 है, रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। तो एक कोई मेटल वायर है, उसका जो लेंथ है ना वो दे रखी है 1 मीटर, L हो गया 1 मीटर, ठीक है, और इसका जो रेसिस्टेंस है वो दे रखा है 26 ओम, और ये दे रखा है एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि जो रूम टेम्परेचर होता है ना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, उसको 20 डिग्री सेल्सियस माना जाता है रूम टेम्परेचर। अच्छा, उसके बाद में इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, यानी कि डायमीटर जो है, डायमीटर वो कितना दे रखा है 0.3 मिलीमीटर, तो इसका जो रेडियस है वो कितना हो गया 0.15 मिलीमीटर, और मिलीमीटर का मतलब है 0.15 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, ठीक है। उसके बाद देखिएगा वो बोल रहे हैं व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, आपको उसकी रेसिस्टिविटी बतानी है। और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि कोई टेबल है, टेबल 12.2, उसको देखकर आपको बताना है कि वो मटेरियल कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, मैंने ये कहा कि मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मांग रही है सर, का क्लास को A इज इक्वल टू क्या है पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना हो गया 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, यानी कि 0.15 इंटू 10 की पावर -3
होल स्क्वायर, ठीक है। और अब क्या करें कि इसको तो ऐसे ही छोड़िए, 3.14 बोल दो इसको, 0.15 का स्क्वायर क्या हो गया, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.0225 मल्टीप्लाई बाई, जब पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 10 की पावर -6 हो गया। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं ज़रा शॉर्टकट ले रहा हूँ, मैं सीधा इसको जो है कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, ठीक है। जीरो 0.07065 0.07065 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब जरा देखिए किस तरफ करना है। ये हमारे पास एरिया हो गया, और वो बोल रहे हैं कि आपको ना उसकी रेसिस्टिविटी बतानी है। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है बेटा RA/L, ठीक है। और जो ये R है ये है 26 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है 0.07065 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन L कितना है 1 मीटर। तो इस L ने तो हमारी टेंशन ही दूर कर दी, क्योंकि अपॉन में 1 मीटर है, 1 से तो डिवाइड करने का कोई पंगा ही नहीं है। सीधा 26 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 26 जब मैंने करा तो 1.8369 आया, इसको 1.84 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर बोल दीजिए। और NCERT में जो टेबल 12.2 दे रखी है वो भी आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ ग्रुप पर। ठीक है, तो ये जो टेबल 12.2 है इसमें आप रेसिस्टिविटी देखिए, हमारा आया 1.84 इंटू 10 की पावर -6। तो आप ये देखिए 1.84 इंटू 10 की पावर -6 कितना दे रखा है, किसकी रेसिस्टिविटी है, मैंगनीज की। तो ये आपका हो गया मैंगनीज। ये हो गया मैंगनीज। समझ में आ गया बेटा, बताइए। ना कुछ Yes. दे रखा उसके लिए। ये दे रखा होगा, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ना, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर आता है तो वो टेबल आपको देंगे, ठीक है। चलिए जी, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी शाम वाले बैच में वही कार्बन आगे कंटिन्यू कराऊंगा मैं, ठीक है। और यहाँ तक जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ तक आप लर्न कर लीजिए। और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है, ये आप यकीन मानना कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी उसी की जस्ट रिवर्स है, बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है, उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, कार्बन में हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन करवाया था, मैं आगे शुरुआत करूँगा, ये आपका हेलो एल्केन्स और एल्डिहाइड एल्कोहल्स ये करूँगा आज। ओके, किस चीज़ का लेंगे?